गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। मैं सतवीर चौधरी, लेक्चरर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 12th एग्रीकल्चर का चैप्टर नंबर 2 और जिसका टॉपिक है जैविक खेती, परिभाषा, महत्व और भविष्य। देखिए दोस्तों, अपन ये जानेंगे कि जैविक खेती क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, जैविक खेती के प्रकार कौन कौन से हैं, जैविक खेती करने का उद्देश्य क्या क्या है, भारत में इसका क्या महत्व है और आने वाले दशकों में जैविक खेती का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जैविक खेती क्या होती है। कई अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने जैविक खेती को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। देखिए दोस्तों, इसमें पहला है कि जीवों के सहारे की जाने वाली खेती जैविक खेती कहलाती है। कुछ ने ये कहा जीव जैसे कि सूक्ष्म जीव हुए आपके, जैसे बैक्टीरिया हुआ, एक्टिनोमाइसिटीज हुआ, कवक, ये सारे इनके सारे जो खेती की जाती है उसको कहते हैं अपन जैविक खेती। दूसरे दार्शनिक ने कहा कि वह खेती जिसमें रसायनों का प्रयोग निषेध है जैविक खेती कहलाती है। किसी ने कहा कि वह खेती जिसमें जैव उर्वरक, जैविक खाद तथा जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है वह जैविक खेती कहलाती है। तो अलग अलग दार्शनिकों ने जैविक खेती को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि वह खेती जिसमें रसायनों का प्रयोग निषेध है उसे जैविक खेती के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें आगे आप परिभाषा में देखिए, जैविक खेती करने का एक विधि है जिसमें जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। क्या कहला रही है? जैविक खेती। अब पहले चर्चा कर लेते हैं अपन जैविक खाद किसे कहते हैं। अपने जीव जंतुओं द्वारा जो खाद अपने को प्राप्त हो रही है, उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूं जैसे कि गोबर की खाद। गोबर की खाद को जैविक खाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे कार्बनिक खाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गोबर की खाद अपने आप में एक पूर्ण खाद मानी जाती है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसके साथ साथ इसको FIM या फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ में आप देखिए, दूसरी है वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद में कंपोस्ट, खली की खाद, इसके बाद में अपन देखते हैं तो हरी खाद। इन सबको जैविक खाद के नाम से जाना जाता है। जो खाद जीव जंतु द्वारा प्राप्त हो रही है, पेड़ पौधों के अपशिष्टों द्वारा तैयार की जा रही है, उसे जैविक खाद कह रहे हैं अपन। इसमें केवल जैविक कृषि में जैविक खाद का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें जैविक कीटनाशक। जैविक कीटनाशक कौन से हो रहे हैं? जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एलोवेरा का जूस। इसके बाद में बात करें नीम के द्वारा जो भी जैविक कीटनाशक तैयार किए जा रहे हैं वो, क्राइसेंथेमम या गुलदाउदी के माध्यम से, गेंदे के माध्यम से कीटनाशक जो तैयार किए जा रहे हैं जिनमें रसायन बिल्कुल भी ना हो और उनको कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? जैविक कीटनाशक कहलाते हैं। तो जैविक खेती के अंदर सिर्फ जैविक कीटनाशकों का ही प्रयोग किया जाता है, किसी प्रकार का रासायनिक पेस्टिसाइड का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं वह खेती जिसमें रसायनों का प्रयोग निषेध है। बिल्कुल ना के बराबर रसायनों का प्रयोग किया जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों जैविक खेती जब अपन शुरू करते हैं तो उसके 2 से 3 साल तक फार्म को अपने को रसायनों से मुक्त रखना पड़ता है। पहले 2-3 साल तक उसमें खेती करना आप बिल्कुल प्रतिबंध कर दो, बंद कर दो, या इसके अलावा इसमें उर्वरक डालना, किसी प्रकार का पेस्टिसाइड डालना 3 साल पहले ही बंद कर दो, तब जाके आपका खेत में आप जैविक खेती अपना सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैविक खेती का इतिहास क्या रहा है, इस कालखंड में क्या रहा है, पहले के कालखंड में क्या रहा है और आने वाले कालखंड में क्या रहेगा जैविक खेती का इतिहास। तो सबसे पहले 1930 में आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और वो किसने दिया आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत? सर अल्बर्ट होवार्ड ने 1930 में इंग्लैंड में दिया था। ये कृषि इतिहास का सबसे स्वर्णिम दौर था, जिसमें जैविक खेती को ऊपर उठाकर एक आधुनिक जैविक खेती का तौर से देखा गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
1940 में सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग किया। कब किया? 1940 में किया। किसने किया? सर लॉर्ड वाटर नॉर्थबोर्न ने किया। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था लुक टू द लैंड। उस पुस्तक में सबसे पहले जैविक खेती को ऑर्गेनिक नाम से संबोधित किया। इसके बाद में 1924 में रोडोल्फ स्टेनर नामक वैज्ञानिक थे जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इस वैज्ञानिक ने बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा प्रतिपादित की। अब बायोडायनेमिक खेती क्या होती है दोस्तों? बायोडायनेमिक खेती वह खेती जो चंद्रमा और नक्षत्रों के आधार पर की जाती है। आपको पता है चंद्रमा के दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष, और उन पक्षों के आधार पे, नक्षत्रों के आधार पे कृषि क्रियाएं करना बायोडायनेमिक खेती कहलाता है। जैसे पौधे लगाना, बीज की बुआई करना, निराई गुड़ाई करना, सिंचाई करना, फसल की कटाई करना आदि सभी क्रियाएं चंद्रमा की गति के आधार पर आप कर रहे हो तो उसे बायोडायनेमिक खेती के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं 1947 में सबसे पहले मृदा स्वास्थ्य एवं फाउंडेशन नामक संगठन की स्थापना हुई। और वो स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका देश में हुई, जहाँ पर एक रोडेल नाम की फैमिली थी, उसके द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट 2014 को एक खाद्य कृषि संगठन रोम ने मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित कर दिया। जो 2014 गया उसको मृदा स्वास्थ्य वर्ष के नाम से जाना जाता है। यह घोषित किसने किया? खाद्य एवं कृषि संगठन, जो कहाँ है? रोम इटली के अंदर स्थित है। इसके बाद में 2015-16 में परंपरागत कृषि मिशन की शुरुआत हुई और परंपरागत कृषि मिशन के साथ साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड अभियान भी चलाया गया, जिसमें मृदा के स्वास्थ्य के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। किसान मृदा स्वास्थ्य को जाने, मृदा में किसी प्रकार की पोषक तत्व की कमी हो रही है तो उसकी प्रयोगशाला में सैंपलिंग लेके और जांच करवाएं। अलग अलग जगह राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत मृदा का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया और किसानों को ये जागरूकता दी गई कि आपके खेत में किसी प्रकार की कोई पोषक तत्व की कमी है, क्या आपकी मृदा लवणीयता क्षारीयता से प्रभावित है, तो उसकी जांच आपको करवानी है प्रयोगशाला में जाके, क्योंकि किसान पहले इन चीज़ों से अनभिज्ञ था। जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत हुई तब ही ये अभियान शुरू हुआ। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं जैविक खेती के सिद्धांत। इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जैविक खेती के, उन्हीं के ऊपर आधारित है जैविक खेती। जैसे कि पहला प्रिंसिपल है स्वास्थ्य का सिद्धांत, और स्वास्थ्य के सिद्धांत मतलब ये हेल्थ का रिलेशन है। अब देखो हेल्थ किसकी बात करें अपन, हेल्थ चाहे हो मृदा की, चाहे हेल्थ हो पौधे की, चाहे हो मानव की, और चाहे हो पशु की, इसमें इन सभी की हेल्थ का ध्यान रखा गया है और फिर जैविक खेती के सिद्धांत बनाए गए हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मृदा स्वस्थ है तो उसमें उगने वाले पौधे भी स्वस्थ होंगे, और उगने वाले जब पौधे स्वस्थ हैं तो उन पौधों का उपभोग करने वाले या खाने वाले या उनसे जैसे अनाज चारा अपने को प्राप्त हो रहा है, पशु को प्राप्त हो रहा है, तो ये भी स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार से स्वास्थ्य का सिद्धांत निर्धारित किया गया। अगर भूमि या मृदा स्वस्थ है तो सारा जगत स्वस्थ है, पौधे भी स्वस्थ हैं, मानव भी स्वस्थ है और पशु भी स्वस्थ है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इसके स्वास्थ्य के ऊपर दिया गया, क्योंकि मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव ही कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन करती है और मृदा के स्वास्थ्य को प्रॉपर मेंटेन रखते हैं। अगर मृदा का स्वास्थ्य सही है तो अपन सबका स्वास्थ्य भी क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पारिस्थितिकी का। ये जो प्रिंसिपल है पारिस्थितिकी, क्योंकि हर जो चक्र हैं सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? परिस्थितिकी के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर परिस्थितिकी पर्यावरण परिस्थिति सही रहेगी, इसमें सबसे मेन चीज है एनवायरमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण में कई प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं, जैसे जल प्रदूषण हुआ, इसके अलावा वायु प्रदूषण हुआ। तो ये अगर प्रदूषित है पर्यावरण तो पारिस्थितिकी तंत्र का चक्र भी बिगड़ जाता है। अगर पर्यावरण स्वस्थ है तो पारिस्थितिकी तंत्र भी सही रूप से सुचारू रूप से चलता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ कैसे रहेगा? जब आप रसायनों का प्रयोग कम से कम करेंगे।
क्योंकि ज़्यादातर रासायनिकों के प्रयोग से प्रोडक्शन तो अपन अंधाधुंध प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को अपन क्या छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी बात, प्रेजेंट टाइम में जो रासायनिक पदार्थों के दुष्प्रभाव अपने को देखने को मिल रहे हैं वो टोटल पारिस्थितिकी तंत्र को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र को इसमें ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट बात करें अपन सेवा का सिद्धांत। ये सेवा का सिद्धांत इस प्रकार का है कि जैविक खेती आप अपनाएं। क्यों अपनाएं? कि आने वाली पीढ़ियों को आप रसायनों से मुक्त करके जा रहे हैं। साथ में जो लोग कृषि क्रियाएं कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स का उपभोग कर रहे हैं वो लोग भी क्या रहेंगे, इनसे स्वस्थ रहेंगे। तो ये एक प्रकार का सेवा का सिद्धांत है। नेक्स्ट बात करें अपन निष्पक्षता और न्याय का सिद्धांत। इसमें सभी प्रकार के जंतुओं के साथ, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के साथ, पर्यावरण के साथ एक न्याय रखा गया है। इसमें किसी के ऊपर एक्स्ट्रा दोहन करके और किसी को एक टारगेट नहीं किया जा रहा कि इसका उपभोग ज़्यादा कर लिया दूसरी चीज़ों का। ये सबका एक मिला जुला रूप है। एक प्रकार से ये कैसे है, चाहे से IPM मान लो, आपने नाम सुना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें सभी प्रकार के अपन तरीकों का प्रयोग करते हैं, केवल रासायनिक को छोड़कर अपन रासायनिक का प्रयोग नहीं करेंगे। एक चाहे मान लो आप IDM मान लो, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इसमें भी केवल रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं और सबका प्रयोग बाकी चाहे भौतिक, जैविक सभी विधियों के कैसे माध्यम से अपन प्रयोग करते हैं। लेकिन हर जंतु के साथ न्याय करने का कार्य करें और निष्पक्षता रखें। इसमें ये जैविक खेती के मुख्य रूप से 4 प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं जैविक खेती का महत्व, इसका इम्पोर्टेंस किस प्रकार से जैविक खेती का। तो जैविक खेती का इम्पोर्टेंस अपन पहले पढ़ते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन। देखिए दोस्तों, अगर अपन लगातार रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते रहेंगे भूमि के अंदर तो भूमि की उर्वरा शक्ति में धीरे धीरे गिरावट आती रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर अपन कार्बनिक खाद या जैविक खादों का प्रयोग कर रहे हैं तो मृदा की जल धारण क्षमता भी अच्छी रहती है, मृदा संरचना भी अच्छी रहती है, मृदा कणाकार भी अच्छा रहता है और मृदा की वायु संचार भी अच्छा रहता है, जिससे मृदा की टिकाऊपन आता है किसमें, उर्वरा शक्ति में। उर्वरा शक्ति तभी मेंटेन रह सकती है जब आप जैविक खादों का प्रयोग लगातार कर रहे हैं। रसायनों के प्रयोग से कुछ समय तक उर्वरा क्षमता अधिक हो सकती है, लेकिन बाद में मृदा का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो जैविक खाद का एक तो उर्वरता में बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट बात करें पशुधन में बढ़ोतरी। आपको पता है कि जैविक खाद जैसे कि गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इनमें से जो गोबर की आवश्यकता पड़ती है अपने को पशु से पड़ रही है। भारत के अंदर कृषि जोतों का आकार कम है, ज़्यादातर किसान खेती करने के लिए पशुओं का प्रयोग करता है। तो अपनी ये जो जैविक खेती है भारतीय परंपरा है, ये शुरू से चली आ रही है और इसमें कृषि के लिए पशु का उपयोग सबसे ज़्यादा करते आ रहे हैं। तो पशुधन में जैविक खेती को जब बढ़ावा मिलेगा तो पशु संख्या में भी क्या मिलेगी, बढ़ोतरी मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बाह्य आदानों की लागत में कमी। आपको पता है खेत में आजकल अपन रासायनिक जो खेती कर रहे हो, रासायनिक खेती में चाहे बीज मान लीजिए आप, रासायनिक खाद मान लीजिए आप, पेस्टिसाइड मान लीजिए, सब बाजार से अपने को खरीदना पड़ता है और उसका एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसे का नुकसान होता है। तो इसमें अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती अपना रहे हो तो जो फार्म पे उपलब्ध उत्पाद हैं उनका ही आप कीटनाशक बना सकते हो, उनका ही आप जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कर सकते हो। तो बाह्य आदान जो नुकसान हो रहा है अपने को, जो पैसा खर्च हो रहा है, उसमें क्या होगी, बचत होगी और अपने खेत की उत्पादकता बढ़ेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों वातावरण शुद्धता। रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक पेस्टिसाइडों का अगर लगातार प्रयोग कर रहे हो आप तो वायु प्रदूषण की समस्या होगी, जल प्रदूषण की समस्या होगी, मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा रासायनिक खेती से जो उत्पाद अपने को प्राप्त हो रहे हैं वो सभी जीव जगत सभी को उसका क्या होगा, नुकसान होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वातावरण की शुद्धता हो सकती है किससे, जैविक खेती के माध्यम से। नेक्स्ट अपन बात करें मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। मनुष्य का शरीर धीरे धीरे आपको पता है बीमारियों से अपन ग्रसित होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि रासायनिकों का प्रयोग अपन ज़्यादा से ज़्यादा फसल में कर रहे हैं। अपन उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिकों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये न तो टिकाऊ उत्पादन है, उत्पादन बढ़ भी जाएगा लेकिन अपने स्वास्थ्य को क्या हो रहा है, प्रभावित कर रहा है। इसलिए जैविक खेती का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पानी की कम आवश्यकता। पानी की कम आवश्यकता कैसे पड़ेगी?
कि जब आप खेत के अंदर जीवांश खादों का या कार्बनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है। जब मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है तो पानी की आवश्यकता फसलों को कम पड़ती है। जब फसलों को पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी तो पानी का जो दोहन हो रहा है वो कम होगा और मृदा में जो पानी का जल स्तर है वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएगा, जल बच सकता है अपना इनसे। नेक्स्ट बात करें अपन कृषि उत्पाद की गुणवत्ता। मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, एक आप रासायनिक खेती में तैयार प्रोडक्ट का उपभोग करोगे और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग में, इसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा और अपने शरीर के लिए गुणकारी भी रहेगा, शरीर पे किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव भी नहीं डालेगा दोस्तों। तो अपने को कृषि उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जैविक खेती सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मृदा में आवश्यक पोषक तत्व। आपको पता है कि मृदा में 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और ज़्यादातर उर्वरकों में एकल या 2 पोषक तत्व या 3 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जबकि जो जैविक खादें होती हैं वो एक प्रकार से पूर्ण खाद होती हैं, उनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, संतुलित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, वो पौधे को धीरे धीरे 2-3 साल तक उपलब्ध होते रहते हैं तथा इन जैविक खादों का प्रभाव खेत में 2-3 साल तक रहता है, जबकि रासायनिक खादों में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तुरंत अपना प्रभाव दिखा देती हैं तथा इनके दुष्परिणाम भी अपने को सामने को देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत में जैविक खेती का क्या फ्यूचर हो सकता है, भारत में जैविक खेती का क्या भविष्य हो सकता है। देखो पहले तो आपको ये बता दूं, भारत के प्राचीनतम समय से जैविक खेती की उत्पत्ति मानी जाती है तो भारत से ही मानी जाती है। अन्य किसी भी देश में जैविक खेती का प्रचलन नहीं था, केवल भारत ही जैविक खेती का जन्मदाता है। लेकिन हरित क्रांति के दौरान बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जब भारत में अनाज की कमी थी तो हरित क्रांति का दुष्प्रभाव जैविक खेती पर इस प्रकार पड़ा कि जैविक खेती में पेस्टिसाइडों का उपयोग अधिक मात्रा में करके, रासायनिक पदार्थों का उपयोग अधिक मात्रा में करके और उत्पादन तो अपन ने बढ़ा लिया लेकिन भूमि के स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखा। लेकिन इसके दुष्परिणाम जब सामने अपने को देखने को मिले तब अपन अब वापस जैविक खेती की तरफ मूव कर रहे हैं कि जैविक खेती में ही टिकाऊ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। तो कैसे भविष्य क्या है, देखो 1 जुलाई 2001 से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रमाणीकरण संस्था के लिए 4 संस्थाएं बनाई गई भारत के अंदर। कब बनाई गई, 2001 में बनाई गई। वो संस्था कौन कौन सी हैं, जैसे टी बोर्ड हो गया, कॉफ़ी बोर्ड हो गया, एपीडा हो गया और अपना स्पाइस बोर्ड हो गया। स्पाइस बोर्ड अपना मसालों से संबंधित है, टी बोर्ड चाय से संबंधित है और कॉफ़ी बोर्ड कॉफ़ी से संबंधित है। और एपीडा क्या है आपको बताऊं, एपीडा एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका पूरा फुल फॉर्म है एपीडा का। इन चारों एजेंसियों की अधिकृत एजेंसी एपीडा को ही बनाई गई और ये चारों एजेंसियां क्या करती हैं, ये जैविक खेती को प्रमाणीकरण करने का सर्टिफिकेट देती हैं, ये उत्पाद की जांच करती हैं तथा एक किसान को तथा ग्राहक को आपस में भरोसा दिलाती हैं कि हमने ये सर्टिफाइड किया है, प्रमाणित किया है तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल जैविक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद यूपी में स्थापित किया गया। 2004 में इस संस्थान का काम क्या है, ये सर्टिफाइड करने का काम करता है, जैविक खेती को प्रमोट करने का कार्य करता है कि जैविक खेती को बढ़ावा कैसे मिले तथा अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन किया है। जैविक खेती पर रिसर्च करने का कार्य किया जा रहा है कि जैविक खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा कैसे मिले। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 18 जनवरी 2016 को सिक्किम को देश का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया। देखिए दोस्तों, अपना अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला जैविक राज्य कौन सा है तो उसका नाम है सिक्किम। जो पूर्व के राज्य हैं, उत्तर की तरफ स्थित हैं, ये सारे ज़्यादातर जैविक राज्यों की श्रेणी में आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का पहला जिला कौन सा है जिसको जैविक जिले के नाम से जाना जाता है तो वो जिला है अपना दोस्तों डूंगरपुर। आगे अपन बात करते हैं भारत में जैविक खेती क्यों अपना सकते हैं अपन, ऐसा क्या है भारत के अंदर कि भारत में जैविक खेती की प्रचुर संभावनाएं हैं। दोस्तों जैविक खेती की भारत में ऐसी संभावना है कि भारत में संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक है। कैसे, आपको पता है कि पशुधन में अपना भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और पहला स्थान होने की वजह से आपको
पशु के जो उत्पाद, जैसे कि उदाहरण के तौर पे गोबर, बहुत अधिक मात्रा में आपको उपलब्ध हो सकता है। भारत में कृषिगत भूमियां बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें कृषिगत भूमि ज़्यादा होने के कारण अपन लंबे क्षेत्र में इसकी कृषि कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि भारत की 70% आबादी केवल कृषि के ऊपर निर्भर है, तो आप जैविक खेती आराम से आसानी से अपना सकते हैं। साथ साथ में भारत के अंदर ऐसे ऐसे दार्शनिक मौजूद रहे हैं जो जैविक खेती की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित हैं और लोगों को बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस प्रकार से भारत के अनेक संसाधनों का उपयोग करके जैविक खेती को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ावा दिया जा सकता है। जैविक खेती के अंदर जैसे कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, खली की खाद, इन खादों का बढ़ावा देके और भारत के अंदर इसकी प्रचुर संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। एक बड़े स्तर पर जैविक खेती को प्रोत्साहन किया जा सकता है। नेक्स्ट और दूसरी बात करें, भारत के लोग बड़े इंटरेस्टेड भी हैं इन चीज़ों के लिए कि अपन जैविक प्रोडक्ट अपनाएं। ज़्यादातर देखो, एक लेबल मार्केट में जैविक लिखा हुआ अगर अवेलेबल है और दूसरा रासायनिक लिखा हुआ अवेलेबल है, तो सबसे पहले ग्राहक जैविक को छूना शुरू करेगा, क्योंकि अपने शरीर के अंदर बीमारियां कोई भी नहीं पालना चाहता। वो जैविक प्रोडक्ट चाहे इसे 20-30 रुपए महंगा क्यों नहीं मिले आपको, लेकिन उसका सेवन करना ही क्या करता है, पसंद करता है। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं अगला कि भारत में जैविक खेती और क्यों अपनाएं। प्रति इकाई क्षेत्र में पेस्टिसाइड और उर्वरकों की खपत की कम उपयोग। देखो दोस्तों, आपको बात बताऊं, भारत एक ऐसा देश है जिसमें प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में भी पेस्टिसाइड, चाहे से आप कीटनाशक मान लो, चाहे से आप खरपतवार नाशक मान लो, चाहे पेड़कनाशक रासायनिक कोई भी मान लो, उनकी खपत बहुत कम है। जबकि अन्य देशों में, यूएस जैसे, रसिया जैसे देशों में पेस्टिसाइडों की उपभोक्ता क्या है, ज़्यादा है। प्रति इकाई पेस्टिसाइड का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। इधर उर्वरकों की भी जहाँ तक बात करें, अपने यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे हैं जो ना के बराबर उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, जैसे सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। ये उर्वरक और पेस्टिसाइडों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं। अपने सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इनमें पेस्टिसाइडों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। तो भारत के अंदर प्रचुर संभावना इसलिए है कि अपन पहले से ही पेस्टिसाइड कम प्रयोग कर रहे हैं, और अपन जैसे जैसे जैविक खेती की तरफ जागरूकता बढ़ाएंगे तो इनका प्रयोग और भी क्या कर देंगे, अपन कम कर देंगे। इसलिए जैविक खेती की संभावनाएं भारत में ज़्यादा बनती है। नेक्स्ट बात करें कार्बनिक अवशिष्टों की उपलब्धता। कार्बनिक अवशिष्ट अपने बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे उपलब्ध हैं। किसान खेती कर रहा है तो फसलों के अवशेष भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। उन अवशेषों का, कार्बनिक अवशेषों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव भूमि के अंदर गिरने पर डिकम्पोजिशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैविक खाद का जब डिकम्पोजिशन हो जाता है तो मृदा का स्वास्थ्य भी सही रहता है। जब मृदा का स्वास्थ्य सही रहेगा तो क्या होगा, उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। इससे क्या है, कार्बनिक खादों से, कार्बनिक अपशिष्टों से जैविक खेती की तरफ संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। नेक्स्ट, निर्यात की संभावनाएं। आपको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर जैविक लिखा हुआ आपको मिल रहा है तो उसका 20 से 30% कॉस्ट सीधा ही बढ़ जाता है। और भारत के अंदर चाहे से आप मसालों की बात कर लें, चाहे से आप शुगर वाले प्रोडक्ट्स की बात कर लें, चाहे अनाज वाली फसलों की बात कर लें, बहुत अत्यधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है। तो आप अन्य देशों को भेजकर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और एक अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा का निर्यात कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा आपको प्राप्त हो सकती है किसके माध्यम से, केवल और केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से। आगे बात करते हैं प्रमाणीकृत संस्थाओं की उपलब्धता। भारत के अंदर अभी फिलहाल के अंदर 26 प्रमाणीकरण संस्था ऐसी है जो जैविक खेती को प्रमोट करने के साथ साथ जैविक खेती को सर्टिफाइड करने का कार्य भी कर रही हैं। उससे ग्राहकों में संतोष पैदा हो रहा है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है शुरू से ही, और भारत ही जैविक खेती का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ के लोग रासायनिक पदार्थों से परहेज करते हैं, तो जैविक खेती का आने वाले टाइम में भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ने जाएंगे कि जैविक खाद क्या है, जैविक खादों के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार की जैविक खाद हैं, उनको बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है। जय भारत, जय हिंद दोस्तों।